यूपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 75वें संस्करण को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पिछले वर्ष लगाए गए जनता कर्फ्यू का जिक्र करते हुए कहा, देश के लोगों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द को सुना और ये दुनिया के लिए अचरज बन गया। इन सब के बीच कोविड-19 से लड़ाई का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी जरूर याद रखें। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मैंने पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक बार बात की है, लेकिन लाइट हाउस पर्यटन के लिहाज से अनूठे होते हैं। अपने भव्य संरचनाओं के कारण लाइट हाउस हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में 71 लाइट हाउस की पहचान की गई है। इन सभी को उनकी क्षमताओं के मुताबिक तैयार किया जाएगा। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले साल इस समय तक लोगों द्वारा कई बार ये सवाल किया गया था कि कोविड-19 की वैक्सीन कब तक आएगी। हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला रहा है। देश की बेटियां हर जगह अपनी अलग पहचान बना रही हैं। वो खेलों में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मिताली राज द्वारा 10,000 रन बनाए जाने के साथ ही वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में आगे कहा, हमारे कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान, आदर, ताली बजाना, थाली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाजा नहीं है कि कोरोना योद्धाओं के दिल को कितना छू गया था। यही कारण है जो पूरे साल भर वो बिना थके बिना रुके अपने काम में डटे रहे। पिछले वर्ष ये मार्च का महीना था, देश में पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द का नाम सुना गया था, लेकिन महान देश की महान प्रजा ने महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेंगी। भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे, जिस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मद्देनजर वार्ता की। राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति से प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना गया था। दोनों नेताओं ने चर्चा में भारत और बांग्लादेश के संबंधों की पूर्ण समीक्षा की और भविष्य में आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रास्तों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच तिस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा हुई और भारत के प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करके समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास किया और साथ ही दोनों प्रधानमंत्रियों ने ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में 5 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की। इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई जो 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा, भारत और बांग्लादेश ने अपने आपदा प्रबंधन, रेल एवं वायु मामलों, व्यापार और तकनीक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में MOU पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों ही देशों के विकास साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही दोनों देशों के युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री हसीना ने स्वास्थ्य, संपर्क, ऊर्जा, विकास और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग और अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन के अनुसार भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश की ओर से लंबित फेनी नदी के जल बंटवारे के मसौदे को जल्द अंतिम रूप देने का अनुरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र पर आए दिन हमलावर रुख अपनाए हुए रहते हैं, जिसके लिए वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय भी नजर आते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, चुनाव के कारण केंद्र ने पेट्रोल डीजल में 17-18 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया है। बचत की धनराशि से आप क्या क्या करेंगे? आपको बता दें, राहुल गांधी वैसे तो भाजपा पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन इस समय कांग्रेस भी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराने के लिए राहुल गांधी को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी को एक तरफ माकपा के ताकतवर चुनाव अभियान का मुकाबला, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में पड़ रही दरार को भी राहुल गांधी को संभालना पड़ रहा है। अथक प्रयासों के बाद भी कांग्रेस के बिखरते चुनाव अभियान को ट्रैक पर लाने में काफी परेशानी हो रही है। कांग्रेस के चुनाव अभियान को ट्रैक पर लाने
बढ़ाने के लिए आ रहे खतरों को समझते हुए राहुल गांधी ने सियासी हमले की शुरुआत कर दी है। टिकट बंटवारे को लेकर भी पार्टी में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कांग्रेस के चुनाव अभियान पर गंभीर ग्रहण लगा दिया है। आज पूरे भारत में होलिका दहन मनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने होलिका दहन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, रंगों के महापर्व होली की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सद्भाव और सौहार्द के इस त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, परंतु इस दौरान कोविड-19 को लेकर भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने आगे होली के पर्व पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, होली रंग और उल्लास के त्योहार के साथ ही हमारी समृद्धि, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हर्ष और उल्लास के वातावरण में मनाया जाने वाला ये पर्व सामाजिक समरसता एवं एकता की भावना को श्रद्धा करता है। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से यही मंगल कामना है कि रंगों का ये त्योहार प्रदेश में समृद्धि और उन्नति के रंग लेकर आए और लोगों में इसमें सद्भाव, स्नेह और भाईचारा बने। बता दें, मुख्यमंत्री ने कल हरिद्वार में कुंभ मेले के सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा था, हमारी सरकार कोविड-19 का पालन करते हुए स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ कराने के लिए संकल्पित है। आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार महाकुंभ में विदेशी संतों के संन्यास दीक्षा पर ब्रेक लगा दिया गया है। अमेरिका और रूस से दुनिया भर में 250 विदेशी सन्यासी विदेशियों ने संन्यास दीक्षा संस्कार के लिए श्री पंचन शनाम जूना अखाड़ा को सहमति प्रस्ताव भेजे हैं। जूना अखाड़ा ने भी प्रस्तावों को टाल दिया है। जूना अखाड़ा के अनुसार 5 अप्रैल को नागा सन्यासियों को दीक्षा दी जाएगी, जिसमें देश भर के 3000 नागाओं को दीक्षा दी जाएगी। हर कुंभ में देश और विदेश से आने वाले संतों को संन्यास की दीक्षा दी जाती है। हरिद्वार कुंभ में कोविड-19 संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर विदेशी संतों के हरिद्वार में आने से मना कर दिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका समेत कई देशों में 250 लोगों ने हरिद्वार कुंभ में संन्यास की दीक्षा के लिए सहमति आवेदन किए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। टीएमसी ने भाजपा नेता मुकुल राय का एक कथित ऑडियो जारी कर उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात इस ऑडियो में की है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रही हैं, लेकिन अब इसके साथ ही टीएमसी द्वारा इस कथित तौर पर जारी किए गए ऑडियो ने इन दोनों पार्टियों के बीच चल रहे घमासान युद्ध को एक और नया मोड़ दे दिया है। हाल ही में ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले का इल्जाम भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया था, तो वहीं अब टीएमसी ने कथित तौर पर ऑडियो जारी कर मुकुल राय पर इसका आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीएमसी ने ऑडियो क्लिप के आधार पर कहा, इसमें मुकुल रॉय और उनके शिष्य बाजोरिया बात कर रहे हैं। मुकुल रॉय बाजोरिया से कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क कर नियमों को बदलने की मांग करनी चाहिए, ताकि बाहरी लोगों को भी बूथ एजेंट बनने दिया जा सके। केवल स्थानीय लोगों को ही भाजपा का बूथ एजेंट न बनाया जाए। बीजेपी हर बूथ के एजेंट देने में सक्षम है। तो वहीं दूसरी ओर नंदीग्राम में भाजपा नेता प्रलय पाल ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद फोन करके कहा था कि टीएमसी को जीत दिलाने में वो मदद करें, जहां से उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। ममता बनर्जी के कथित ऑडियो जारी होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता दिवालिया हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पिछले वर्ष से झटके लगने का सिलसिला जारी है। ऐसे में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले छत्रधर महतो को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी के कई नेता और विधायकों द्वारा ममता का साथ छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी को कई झटके लगे थे। अब ऐसे में करीबी माने जाने वाले छत्रधर महतो को गिरफ्तार किया जाना ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ी घटना है। महतो को 2009 में भुवनेश्वर नई दिल्ली एक्सप्रेस वे को हाईजैक करने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। छत्रधर महतो पर ऐसा आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ गोलाबारी करके ट्रेन को कब्जाने की कोशिश की थी। तो वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्रधर महतो को शनिवार रात 3 बजे उनके लालगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया। आपको बता दें,
छत्रधर महतो को ममता बनर्जी का दूध भी कहा जाता है। इस विधानसभा चुनाव में छत्रधर महतो ने टीएमसी को जीत दिलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं और चुनाव प्रचार भी लगातार वो कर रहे थे। छत्रधर महतो की बंगाल के आदिवासी इलाकों में काफी अच्छी पकड़ है। 2016 में जेल में रहते हुए महतो ने टीएमसी को यहां से जीत दिलाई थी। इसके साथ ही महतो ममता बनर्जी की कोर समिति के सदस्य भी हैं। पिछले वर्ष माओवादी पार्टी का साथ छोड़कर इन्होंने टीएमसी का दामन थामा था। तो वहीं लालगढ़ आंदोलन के समय ममता बनर्जी के साथ नेता छत्रधर महतो ने मंच भी साझा किया था। उस वक्त ममता बनर्जी पर महुआवादियों का समर्थन लेने का आरोप लगाया गया था। ऐसे में एक और विश्वास पात्र का जेल जाना ममता बनर्जी के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। आगामी त्योहारों और कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते हुए कहर के मद्देनजर कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को नियंत्रण में लाया जा सके। भारत के 2 राज्यों के कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये लॉकडाउन 30 मार्च से 8 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके अलावा नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र के भीड़ जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जिले में 24 मार्च से 31 मार्च तक। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 28 मार्च की रात से धारा 144 लगा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी हर रविवार को लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, छिंदवाड़ा में लागू रहेगा। लॉकडाउन में शनिवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आपात सेवाओं को ही अनुमति दी गई है। नाइट कर्फ्यू देश के कई राज्यों में लगाया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। महाराष्ट्र में 28 मार्च से कर्फ्यू के आदेश हैं, जो 15 अप्रैल तक लागू रहेंगे। जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसमें लुधियाना, जलंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट के साथ साथ रोपड़ शामिल हैं। होली के मद्देनजर बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब समेत कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। इन राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह आयोजित करने की मनाही है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को घर में ही होली खेलने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही राज्य ने एहतियात के तौर पर स्कूलों और कॉलेज को भी बंद रखने के आदेश दिए हैं। 22 मार्च और 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब 20 अप्रैल और 4 मई से शुरू होगी। महाराष्ट्र के पुणे में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सरकारी व निजी स्कूल का 31 मार्च तक बंद रहेंगे। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर और जूनागढ़ में सभी स्कूलों को 10 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। यहाँ बोर्ड परीक्षाएं अब 10 मई से प्रारंभ होंगी। राष्ट्रीय राजधानी में अभी कक्षा 1 से 8 तक कक्षाओं का संचालन स्कूल में करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। तमिलनाडु सरकार ने 22 मार्च से राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमण प्रतिदिन तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 62,714 नए मामले सामने आए हैं। सरकार द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों के बाद भी संक्रमण नियंत्रण में नहीं आ रहा है। महामारी के आंकड़े प्रतिदिन चिंताजनक होते जा रहे हैं। 60,000 के ऊपर मामले सामने आने के साथ ही महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 28,739 है। 312 लोगों की मृत्यु के बाद महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,61,500 के पार है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,19,71,000 के पार है। तो वहीं महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,13,23,700 के पार है और अब तक 6,02,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बंगाल और असम में शनिवार को पहले चरण का मतदान पूर्ण हुआ। बंगाल में 5 जिलों में 30 सीटों पर 79.79% मतदान किया गया। तो वहीं असम में पहले चरण में कुल
76.92% मतदान किया गया। बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान पूर्ण होने के बाद भी पार्टियों का एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला अभी भी जारी है। टीएमसी सांसद महुआ मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, जब आप चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो पोलिंग एजेंट नियम को बदल दिया जाता है, तो क्यों ना विधायक उम्मीदवार से भी जुड़े नियमों को बदल दिया जाए, जिससे मोदी जी बंगाल की हर सीट से उम्मीदवार बन सके। भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य में चुनाव में सबसे अहम बंगाल के चुनाव को माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भाजपा और टीएमसी की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, जो काफी दिलचस्प है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियां एक दूसरे पर विशेष तौर पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आई, तो वहीं मतदान प्रक्रिया के बाद भी पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों केरल में मैत्री मैच खेल रहे हैं। जीत चाहे एलडीएफ की हो या फिर यूडीएफ की, अंत में हार केरल की जनता की हो रही है। जनता महसूस करती है कि राज्य को नए राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। अगर नया राजनीतिक विकल्प कोई यहाँ दे सकता है तो भाजपा है। म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सेना ने सशस्त्र बल दिवस के मौके पर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए प्रदर्शनकारियों पर जमकर गोलियां बरसाईं, जिसमें 114 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में म्यांमार में प्रदर्शनकारियों की मृत्यु की यह पहली घटना है। इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। म्यांमार में सेना दिन पर दिन किसी तानाशाह की तरह अपने नागरिकों के साथ बुरा सलूक कर रही है। सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोलियां बरसाई जा रही हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश में सबसे अधिक खून खराबे वाला दिन शनिवार को रहा, जिसमें सेना ने अपने ही देशवासियों की खून से होली खेली। 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद से लोकतंत्र की बहाली के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सेना द्वारा कार्यवाही किए जाने में अब तक हिंसक कार्यवाही किए जाने में अब तक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो चुकी है। म्यांमार में शनिवार को जब प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई जा रही थी, उसी समय राजधानी नेपथी में सैन्य दिवस के मौके पर आयोजित परेड के दौरान सैन्य शासक वरिष्ठ जनरल मिंग आंग ने कहा, सेना लोगों की सुरक्षा करेगी। जिसके बाद ही सेना ने लोगों की जान लेकर उनकी बात का जवाब दिया और ये बताया कि सेना लोगों की सुरक्षा नहीं बल्कि उनकी जान लेने पर उतारू है। सरकारी टेलीविजन द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी चेतावनी की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यंगून और मांडले समेत 2 दर्जन से ज्यादा शहरों की सड़कों पर उतर गए। देश के सबसे बड़े शहर यंगून में 24 लोगों की मृत्यु हुई, तो वहीं मांडले में 5 साल के एक बच्चे समेत 29 लोग मारे गए। सैन्य शासन विरोधी समूह CRPH के प्रवक्ता डॉक्टर सासा ने कहा, सुरक्षा बलों के लिए आज का दिन शर्म करने वाला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है, हमें पक्षियों की तरह मार रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें सैन्य शासन खत्म करने तक लड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज लखनऊ।